हेलो हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस। पॉल साइंस का चैप्टर 3 किसका? तो पॉलिटिकल साइंस नहीं, तो ये पॉल साइंस चैप्टर 3 है। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3। तो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे कि नियोजित विकास की राजनीति। किसकी राजनीति? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। यहाँ पे जो राजनीति शब्द है तो आप तो समझ रहे हैं कि राज्य को चलाने के लिए जो प्लान बनाए जा रहे हैं, नीति जो बनती है तो उसे हम राजनीति या, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पे प्लान मतलब नियोजित जो शब्द यूज़ किया गया है प्लानिंग के साथ, नहीं प्लान। ये क्या है? नियोजित ये यहाँ पे इसका काम क्या है? नहीं, इसी को हमें समझना है और ये पूरा चैप्टर आपको इसी पे है कि ये नियोजित हो क्या रहा है और नियोजित है क्या। इसी को हमें जानना है विस्तृत रूप में कि नियोजित से आप क्या समझ रहे हैं या नियोजित है क्या। तो देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ हम लोग एक दूसरे देशों से आदान प्रदान करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं। तो आखिर कोई भी काम जो हमारे राज्य में, देश में नहीं होते हैं तो उनका एक डाटा होता है, स्ट्रक्चर होता है कि इस काम को इतने दिनों में फिनिश कर लेना है, इतने दिनों में इसका ये बजट है। तो सही आंकड़े, चाहे उस पर पैसे कितने खर्च किए जाने हैं, काम का क्या प्रोसेस है, कितने समय उसमें लग जाएंगे, ये जो प्लानिंग के साथ कोई भी काम किए जा रहे हैं तो उसे हम नियोजित कहते हैं, प्लान डेवलपमेंट नहीं। तो प्लानिंग के साथ काम करने के लिए ये हमने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो पाता है वहाँ वैसे राज्यों में जहाँ सामाजिक और आर्थिक विकास काफ़ी कम हो रहे हैं। ऐसा आप एक एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि रूस नहीं। तो जब हम लोग बात करेंगे रूस की तो रूस को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि रूस ने इसको फॉलो किया और रूस में स्टाइलिन के द्वारा ये चलाया गया था। रूस में स्टाइलिन के द्वारा जो ये चलाया गया था नियोजित विकास प्रणाली, तो उसमें देखा गया कि एक चमत्कारी परिणाम यहाँ देखने को मिला। और रूस के द्वारा जो ये जो नियोजित प्लान डेवलपमेंट जो योजना चलाई गई उसमें काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी मिला। तो देश हमारा जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हमारे साथ जुड़ा हुआ था। आज़ादी के समय में नहीं, आज़ादी के समय बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो उससे उभरने के लिए हम लोगों ने देखा कि जब ये सोवियत संघ भी अब इसी को फॉलो कर रहा था, नियोजित प्रणाली को 1927 से, और 1932 में तीसरी पंचवर्षीय योजना ये लेकर के आया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव इसका देखने को मिला। और इसे सोवियत संघ को एक महाशक्ति के रूप में, आप पढ़े होइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो महाशक्ति के रूप में दो देशों ने जन्म लिया नहीं। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो दूसरी तरफ था सोवियत संघ। तो इसमें ये जो डेवलप्ड हुए या उभर करके आए देश के सामने में, पूरे विश्व के सामने में, तो इसकी एक कारण थी, वो थी नियोजित विकास। तो इससे कांग्रेस जो भारत सरकार में काफ़ी प्रभावशाली पार्टी रही, तो यहाँ पे देखने को मिला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता काफ़ी इनकी प्रशंसा की और इसको सीखने को उन्हें मिला। तब 1938 नहीं, जब ये आप 1927 की बात हो रही है, 1927 से और 1932 जिस समय आपकी देश आज़ाद नहीं हो रही थी, देश आज़ाद नहीं हुई थी, तो उस समय ये प्रणाली जो है सो आपको सोवियत संघ ऑर्गेनाइज कर रहा था। सोवियत संघ में ऐसी व्यवस्था थी। और वही चीज़ 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के जो नियोजन कमेटी बनाई गई 1938 में, नियोजन कमेटी बनाई गई थी। किसने बनाया? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। तो 1938 में इससे प्रभावित होकर के, नियोजित प्रणाली से प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या बना दी, तो 1938 में इन्होंने
क्या बना दिया, तो 1938 में इन्होंने आपको नियोजन कमेटी बना दी। किसकी कमेटी बना दी, तो नियोजन कमेटी बना दी। वही नियोजन कमेटी के जो अध्यक्ष बने मार्च 1950, जब यही हमारा देश आज़ाद हुआ, तो प्रधानमंत्री नेहरू जी के प्रस्ताव को संसद ने पास किया और इसी के अंतर्गत भारत में योजना आयोग आया। भारत में योजना आयोग का मुख्य अगर आप शीर्ष देना चाहे और जिनके बदौलत ये भारत में आ पाई, तो इसका सबसे बड़ा कारण है एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। नहीं, तो सुभाष चंद्र बोस और नियोजन कमेटी बनाए और इसको संसद में लेकर के पहली बार आए। तो पहली बार सबसे पहले कौन आए, तो आप देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री नहीं नेहरू जी ने इनको प्रस्ताव लाया 1950 में। तो आप देख सकोगे कि 1950 में जब प्रस्ताव आया, तो अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है नियोजित विकास की प्रणाली का। यहाँ से सिलसिला शुरू होता है नियोजित विकास की प्रणाली। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नियोजित विकास की प्रणाली का प्रस्ताव 1950 में। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे काम और ढांचे बनाए गए, जैसे रेलवे, जल मार्ग, जहाज रानी, खनिज संसाधन, नहीं बहुत सारे इसमें प्लांट बनाए। तो एक 1944 में बॉम्बे, 1944 में, तो 1944 में 1944 तो 1944 में आपको देखने को मिलेगा कि 1944 में कुछ बॉम्बे के 8 बड़े उद्योगपति ने अपनी योजना बनाई, जिसको कहा गया बॉम्बे प्लान। क्या कहा गया, बॉम्बे प्लान। तो यहाँ प्रश्न भी बनता है कि आप बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं। तो बॉम्बे प्लान जो है वो नियोजन कमेटी के बाद 1938 नियोजन कमेटी के बाद 1944 में बॉम्बे प्लान बनाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। नहीं, जो हमारे सामने में प्रॉब्लम है भुखमरी की, उस समय में 1947 में जो हमारे साथ बहुत सारी समस्या आ रही थी, कृषि को बढ़ावा देना, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारना, इन सभी चीज़ से उबरने के लिए हमारे सामने में यही एक उपाय था कि हम किसी भी प्रकार से इन सभी चीज़ों में विस्तार करें और इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 38 में आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि भारत के जो आर्टिकल्स 38 है उसमें साफ साफ कहा गया कि राज्य यथासंभव प्रभावी रूप से ऐसी सामाजिक व्यवस्था की रचना करेगी जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रेरित करेगा। ऐसी विडंबना, ऐसा ढांचा तैयार करने की कही गई बातें, जिससे हमारे विकास को ध्यान रखा जाएगा, विकास को देखा जाएगा। विकास के अनुच्छेद 38 में ये बात कही गई है। अब हमारे पंचवर्षीय योजना जब शुरू होती है, पंचवर्षीय योजना 5 इयर्स प्लानिंग, तो देखा गया कि 1950 में ये योजना आयोग बना, जिसके निम्न दीर्घकालीन ध्येय निश्चित किए गए कि हमें राष्ट्रीय, इसलिए जो 1950 में जो योजना बनाई गई थी, तो उसमें कहा गया कि किन किन बातों पे हमें ध्यान देनी है। तो देखा गया कि 1950 में राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने हेतु उत्पादन का बढ़ाना, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना, आय और संपदा की समानता कम करना, शोषण मुक्त समाज करना। नहीं, और ये पंचवर्षीय का जो ये प्रारूप तैयार किया, तो ये आप 1950 में देखिए कि ये टारगेट रखा गया कि हमें किसी भी प्रकार से इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। 1950 में राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना, आय संपदा
असमानता कम करना, शोषण मुक्त समाज करना। यही जब पीसी महालनोबिस ने जब ये दूसरी बार पंचवर्षीय का प्रारूप तैयार किए तो वहाँ पे टारगेट रखा गया कि बेकारी, भुखमरी, अज्ञानता को दूर करना, मतलब एजुकेशन सिस्टम, और ये जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब किसी प्रकार से काम करने के लिए मिले ताकि वो अपने भूख और गरीबी को हटा पाए। तो यहाँ पे इन्होंने ये टारगेट रखा कि सरकार से लाइसेंस या कोटा लेना जरूरी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाना है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का नमूना स्थापित किया। ये आपको नेहरू जी के ये विचार थे, नेहरू जी के ये प्रारूप थे। लेकिन वहीं अगर हमें देखने को मिलेगा कि गांधी जी की गांधी जी की प्रतिमान जो थे वो अलग थे, थोड़े इनसे भिन्न थे। इनका कहना था कि विकास हो, लेकिन इतने भी विकास ना हो जो हम बाहरी देश के लोग जो हैं वो हम पे हावी हो जाए। तो आज जो यहाँ पे बात कही जा रही है कि भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास, भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास, ये तीनों स्तर पे हमें हमारे देश में विकास होनी चाहिए। गांधी जी का प्रस्ताव था भारत कृषि प्रधान देश बनानी चाहिए और कुटीर उद्योग का अधिक से अधिक फले फूले, जिससे जो सामाजिक या मिडिल क्लास के वर्ग हैं उनका अधिक फायदा हो। वही 1990 में जब पंचवर्षीय योजना, तो उसमें नरसिंह और मनमोहन जी जो हैं वो उन्होंने अपने प्रारूप बनाए और उसमें ये 3 बातें रखी गई कि निजी उद्यमों को प्रोत्साहन देना, जो छोटे छोटे फैक्ट्री हैं उन सभी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, विदेशी पूंजी को निवेश के लिए आमंत्रित करना। वो जान चुके थे कि यहाँ की जो कैपिटलिस्टिक कमज़ोर होने के कारण हमारी पूंजी नहीं है, तो विदेशों को हमने आमंत्रण किया ताकि जो जॉब लोगों को मिल पाए, नौकरी मिल पाए। विश्व में धनी देशों से आर्थिक संबंध स्थापित करना, क्योंकि समय समय पर उन्हें पैसा मिले। लेकिन ये जो 1990 में जो ये प्लानिंग चलाया गया था, तो उसमें हमें देखने को मिला कि कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हमारे सामने में निकल करके आए। जैसे 1951 में एक समस्या हमारे सामने में चली आ गई थी, जिस पे हम लोग मुख्य रूप से एजेंडा था कि पाक से जो आए हुए शरणार्थी हैं उनको यहाँ पे किसी प्रकार से पुनर्वास करवाए या स्थान दे रहने के लिए। देश में खाद्य संकट आ रहा था, मुद्रास्फीति थी, तो ये हमारे प्रॉब्लम्स थे। और हम लोगों ने 2 टारगेट उस समय में रखा कि जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए हैं उनका पुनर्वास करवाए और कृषि का विकास करें। फिर इस प्रकार से 1956 और 61 इस ड्यूरेशंस में 5 इयर्स प्लानिंग, तो देखा गया कि कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट टाइप से जब 5 इयर्स प्लानिंग की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ एजेंडाज ये रखते हैं और टारगेट रखते हैं और उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो 1956 और 61 की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्थिक अस्थिरता के तत्व में जोड़ दिया गया और कृषि और उद्योगों पर जोड़ दिया गया। सडनली 1961 और 66 ये जो इशू रहा 1961 से लेकर के 1966 से, इस दौरान भी देश में आत्मनिर्भर, आज जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित हैं, तो उनका भी कहना है कि हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है या आत्म उत्पादन व्यवस्था। ये 1961 में भी ये बात कही गई थी कि हमें आत्मनिर्भर पे डिपेंड होना है। वही उसी समय हमें 2 झटका लगा, एक तो भारत और पाकिस्तान के साथ जो है 1965 की युद्ध और 1962 में चीन और भारत, ये दोनों जो वार हुआ, तो ये हमें अपनी सुरक्षा दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए आकर्षित किया कि कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण में भी सोचना होगा, नहीं तो हमारे हाथ से देश निकल जाएगा और फिर एक बार दूसरे देशों के हाथ में भारत सरकार चली जाएगी। अब जानिए एक छोटा एक टर्म आता अवकाश योजना। तो अवकाश योजना क्या है कि अवकाश योजना में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एक पीरियड, एक समय रहा जिसमें ये 5 वर्षीय योजना 4 वर्षों में भी बदली और एक समय ऐसा आया जिसमें युद्ध की काफ़ी ज़्यादा चल रही थी,
तो उस समय में ये जो योजना काम नहीं हो पा रहा था उतना, तो इस योजना को एक एक वर्षीय योजना के रूप में बदल दिया गया और एक एक वर्षीय 3 वर्षीय योजना अवकाश योजना के रूप में जानी गई। 1966, 1967 एक वर्ष, 1967 से 1968 और 1968 से 1969, क्योंकि ये 5 वर्षीय योजना काम करते करते रह जाती थी, सरकार बीच में बदल भी जाए तो एक लंबा ड्यूरेशन और काम भी इनकम्प्लीट रह जाता था। तो अवकाश योजना मतलब जैसे जैसे राजनेता आते अपने अपने विचार प्रकट करते और काम के तौर तरीके बदलते। तो जब जनता की सरकार आई तो एक बार ऐसा भी हुआ कि 5 वर्षीय योजना को 4 वर्षीय योजना में बदल दिया गया। तो कभी अवकाश योजना आई और इस प्रकार से अपने अपने एजेंडा लेकर के सभी राजनेता आते रहे। फिर जब इंदिरा गांधी की सरकार जब फिर बनी तो उन्होंने इस पे गरीबी हटाओ पे जोड़ दिया, लेकिन गरीबी भुखमरी, तो ये पंचवर्षीय योजना अपने एजेंडा अलग अलग प्रकार के लेकर के आते हैं। आप देख सकते हैं कि अब तक में जो है सो 12वीं योजना जो 2012 से 17 अलग अलग योजना परियोजना लेकर के आते हैं। पहली योजना 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 61, तीसरी 1961 से 66। तो ये आपको देखने को मिलेगा, इसमें अलग अलग प्रकार के एजेंडा हैं, वादे किए गए हैं और सबको पूरा करने के लिए प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं हमारे पंचवर्षीय योजना से कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो प्रॉफिट की दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो पंचवर्षीय योजना में आपको देखने को मिलेगा कि कृषि के उत्पादन क्षेत्रों में प्रगति हुई, साथ में औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास हुआ, आर्थिक संरचना भी विकास हुआ, निर्यात और विदेशों से वस्तुओं का आयात निर्यात भी बढ़ गया, विज्ञान और तकनीकी भी कुछ बढ़ा, एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार आई। वही जो आज तक हमारी सरकार वादे करते आ रहे हैं और बेहतर करने के लिए कोशिश करते आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी तक वो नहीं कर पाया, जैसे ब्लैक मार्केटिंग नहीं, ब्लैक मार्केटिंग को नहीं रोक पाए, काला धन वापस नहीं ला पाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे दरिद्रता का दोष दूर नहीं हो पाना। इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया पंचवर्षीय योजना में, लेकिन इन्होंने नहीं कर पाया। और बेकारी दूर करना कि सबको रोजगार मिलेगा, तो ये समस्या आज भी हैं और आज ही इसी के बदौलत बहुत सारे लोग अपनी सरकार बना लेते हैं, बहुत पार्टियां अपनी सरकार बनाते हैं बेरोजगारी के एजेंडा पे, लेकिन रोजगार कोई दे नहीं पा रहा है। बेकारी की अभी भी समस्या बरकरार है, भुखमरी की समस्या अभी भी बरकरार है। आय में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी मध्यम वर्ग के लोगों और गरीब लोगों को, वो नहीं हो पा रहा है। ना ही काले धन को रोका जा रहा है। काले धन को रोकने के लिए नोट को बदला भी गया, फिर भी टैक्स में चोरी हो ही रही है, काले धन छुपा ही रहे हैं, हमारे देश से बाहर पैसे जमे ही हो रहे हैं। तो जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार रहेंगे तब तक तो ईमानदारी का कोई उपाय ही नहीं है, और ईमानदार भी जो भी व्यक्ति हैं तो उनको भी बेईमान बना दे रही है ये सरकार। तो देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजना में कुछ हमें लाभ प्राप्त हुए हैं और कुछ ना कुछ हमें हानि प्राप्त हुए हैं। तो ये था नियोजन करके किसी भी कार्य को करने से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होती है। तो आगे की क्लास में हम लोग फिर इसके रेस्ट वीडियोस देखेंगे और रेस्ट कंप्लीट करेंगे जो बचे हुए हैं। तो ये आप चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 पार्ट 1 देखा। इसके जो नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।